प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अभिनव जेट क्लासेज। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि आपकी एग्ज़ाम अभी बहुत दूर नहीं है। जो भी जेट ICAR BHU है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आने वाली है। तो उसके संबंध में जो सिलेबस है उसको लेके, पेपर्स हैं उनको लेके आपके मन में कुछ सवाल होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ सवाल होंगे, कन्फ्यूजन होंगे, ज़रूर मन में चल रहा होगा। सबके साथ ही ऐसा होता है। कुछ बच्चों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं और ज़रूर उनके मन में ये चलता है। बाकी परीक्षा ऐसी चीज़ है, बड़े से बड़े धर्मात्मा के घुटने टेक देती है। बच्चों के नहीं, बच्चों के तो होएगा, बाकी एक बड़े से बड़े धर्मात्मा की घुटने टेक देती है। परिस्थिति ऐसी होती है। तो हो सकता है आपके मन में आ रहे हों ऐसे सवाल। तो आप क्या करें कि अब जो ये समय बचा है, जैसे अब आधा जून चला गया, तो हम ये मान के चलते हैं कि सभी परीक्षाएं जो अगस्त है वो शुरुआत में होंगी। आप अपनी तैयारी को ये मान के चलेंगे लास्ट जुलाई तक है, तो 1.5 महीना मान के चलते हैं करीब। इसी में आप अपना पढ़ने का प्लान बनाएंगे। इसके आगे एग्ज़ाम जाती है तो भी नहीं बनाना आपको आगे, और पहले होती है तो आपको बिल्कुल ये ही मान के चलना है कि इसी वक्त एग्ज़ाम होनी है, और जो फिक्स है वो भी, जो नहीं है वो भी। तो ये 1.5 महीना आपको फिक्स करके चलना है। बाकी जो फ़िलहाल कंडीशन है, आप ये मान के चलें कि जो कंडीशन आपकी है वो सिर्फ आपकी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उनके साथ यही बीत रहा है। तो आप इस चीज़ को लेके टेंशन में नहीं आए कि ये सिर्फ मेरे जीवन में बीत रही है, सभी स्टूडेंट टेंशन में हैं। तो आप क्या करेंगे तैयारी करने के लिए? 2 चीज़ों का पालन करें। आप जो भी आप पढ़ रहे हैं तो वो 2 चीज़ें किस तरीके से आप जितना चीज़ों को जल्दी कवर कर सकें इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को गठरी बांधने लग जाएं एक साथ कि अब मुझे सब कुछ ये पढ़ना है वो पढ़ना है। ऐसा नहीं हो पाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आपको एक तो होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, और एक होता है स्मार्ट वर्क। ध्यान देना, इन दोनों में से ध्यान आपको रखना है। बच्चों को नॉलेज नहीं है तो वो गड़बड़ क्या करेंगे, वो हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं। और जब ये शुरू कर दिए तो हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से तो मेहनत कर दी, पर ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सफलता मिल जाए। बहुत से लोग, एक चीज़ मैं उनके मुंह से सुनता हूँ बहुत ज़्यादा, आप यहाँ ज़रूर ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि होता ये कि सिर्फ पढ़ाई किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। लोहा जब तक गर्म नहीं हो जाए उसका रूप परिवर्तन नहीं होता। आप पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है किसी चीज़ को, आपको कुछ पता ही नहीं, क्लियर ही नहीं है, तो कितना ही अच्छा पढ़ा दो, अमेरिका का मास्टर आ जाए, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उससे सफलता नहीं मिल रही। आप अंदर से जागना जरूरी होते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। बड़े से बड़ा आदमी मैंने देखा है ऐसा, भले वो बिजनेसमैन हो या वो कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट हो या किसी प्रकार कोई काम करने वाला हो, मैंने छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बड़े तक एक शब्द बार बार सुना है कि मैं मेहनत करता हूं लेकिन सफलता मुझे नहीं मिलती। मेहनत करता हूं लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो उसका कारण होते हैं कई, 2-3 कारण मैंने खोजे, उनमें से एक कारण मुझे दिखाई दिया। वो ये कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि ये एक स्थान है, इस स्थान पर आप इस स्थान पर आप खड़े हैं इस जगह पे, और आपको यहाँ जाना है 10 किलोमीटर इस तरफ। ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को। आपको 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ जाना है और आप एक अनजान राहगीर हैं। इस जगह उतरने के बाद यहाँ जाना है। अब अनजान राहगीर है तो आपको पता ही नहीं कि किधर जाना है किधर नहीं। तो मान लो कि एक टेम्पो वाला आ जाता है, एक रिक्शे वाला आ जाता है, जो क्या करता है, आपको कहता है ठीक है आप बैठ जाइए, मैं आपको इस जगह छोड़ देता हूँ। और उसने आपसे मांगे 10 रुपये। आपने मना कर दिया कि मैं 10 रुपये नहीं दे सकता, ST है, 5 दूंगा।
तो टेम्पो वाले ने, रिक्शे वाले ने मना कर दिया और उसने कहा कि आप पैदल ही जाइए। फिर आप सोचते हैं कि कौन देगा 10 रुपये, पैदल ही चल लेते हैं। तो काफ़ी दूर चल लिए, यानी कि लगभग आधी दूरी चल चुके थे आप। उसके बाद दिमाग में आया कि अच्छा होता कि मैं 10 रुपये दे देता, समय भी तो कोई चीज़ होती है, उसकी भी तो कीमत होती है। फिर मैं परेशान हो गया, पसीने पसीने से लथपथ हो गया, मुझे 10 रुपये दे देने चाहिए थे। अब अचानक जैसे उसने देखा घूम के पीछे, वो जो टेम्पो वाला था वो दोबारा से आ गया। वो जो टेम्पो वाला था उसको मिला था पहले, वो फिर से आ गया वहाँ और उसने कहा टेम्पो वाले से, उस आदमी ने, कि मुझे इस जगह पे छोड़ दो आप, और अब मैं आधी दूरी आ चुका हूँ तो 5 रुपये ले लो आप, अब तो मुझे 5 रुपये में छोड़ दो उस जगह। तो पता है टेम्पो वाले ने क्या कहा? उसने कहा कि अब 5 रुपये नहीं लगेंगे, अब 15 रुपये लगेंगे। वो चौंक गया। पता है क्यों? क्योंकि उसको जाना इधर था, यहाँ यदि आधी दूरी तय कर लेता तो पूरे 10 थे, अब तो उसके 5 रुपये लगते, लेकिन वो इधर नहीं जाके, उसको दिशा का पता नहीं था, वो आधी दूरी इधर चला गया था, जाना इधर था। अब इसके तो पैसे लगेंगे और इसके और लगेंगे, इसलिए उसने 15 रुपये बताए टेम्पो वाले ने। ऐसा ही हमारे साथ होता है, हर एक आदमी के साथ ऐसा हो रहा है। मतलब वो मेहनत कर रहा है लेकिन उसको दिशा का ही नहीं पता, क्या करना है क्या नहीं करना है। दिशा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप क्या करें, हार्ड वर्क नहीं करके स्मार्ट वर्क करें। दोनों में अंतर समझें तो अंतर क्या होगा कि आप जैसे पढ़ने बैठ रहे हैं, सारी किताबें रट दी, सारा सिलेबस रट दिए, और वो करने के बावजूद भी जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आपके एग्ज़ाम थी उसमें जो आपने पढ़ा उसमें क्वेश्चन पढ़े ही नहीं और पढ़ के बहुत सारा चले गए। तो मैं इसको कहता हूँ हार्ड वर्क तो हुआ, लेकिन इसको स्मार्ट वर्क नहीं कहता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि भले पढ़ाई ज़्यादा नहीं करते, कम पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वो पढ़ के गए हैं एग्ज़ाम में वो आ जाता है और उनको सफलता मिल जाती है। और ख़ास करके कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे ही स्टूडेंट जो है सफलता के हकदार होते हैं। तो स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे आप? 2 तरीके से ध्यान देंगे यहाँ। जो भी आपका सिलेबस है, पढ़ाई अब जो भी करेंगे इस 1.5 महीने में, आप एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है, इसके अलावा नहीं। कितनी भी किताबें हों, किसी प्रकार की कितनी मोटी किताबें हों, मार्केट में बहुत चल रही, उनसे मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो पिछले साल के यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं सबके पास होने चाहिए। कैसे करके इनको उपलब्ध आप करोगे? तो एक तो हो गया सिलेबस के अकॉर्डिंग और एक पिछले साल के पेपर। मुझे ऐसा लगता है कि किसी विद्यार्थी ने यदि कम भी मेहनत करी है और यदि इन दोनों बातों का फॉलो किया है, यानी कि स्मार्ट वर्क किया है, तो निश्चित रूप से फिलहाल की परिस्थितियों के अनुसार, मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता क्योंकि ये तो बाद में बताऊंगा मैं कि रीज़न क्या हुआ, क्यों ऐसे विद्यार्थी को सफलता मिल गई कम समय में, लेकिन मेरा ये विश्वास है सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो पेपर्स हैं पिछले सालों के उसके अकॉर्डिंग किसी विद्यार्थी ने इस 1.5 महीने में मेहनत कर ली, उसका सिलेक्शन पक्का है। इस पे आप ध्यान देंगे तो घबराएं नहीं बिल्कुल भी। बाकी जो होना है वो होना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे हाथ में कर्म है तो वो कर्म कर सकते हैं। बाकी इतना मान के चलें कि जो परिस्थिति आपके साथ है वो सबके साथ है। कोरोना ने सिर्फ किसी एक आदमी को परेशान नहीं कर रखा, पूरे विश्व को कर रखा है। तो एक अकेला आदमी रोता रहे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो पढ़ाई के संबंध में भी सारे ही विद्यार्थी परेशान हैं। और ये मान के चलें कि एग्ज़ाम में पेपर देते वक्त, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप, पूरे प्रश्न करना बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा सिद्ध होता है। ये बताया जाता है जब बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं तब बच्चों को कहा जाता है कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएँ। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको, ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, यहाँ छोड़ना भी सफलता को सिद्ध करने का एक मंत्र हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन पूरे हैं तो पूरे ही आपको करना ही, छोड़ना भी बात अच्छी हो सकती है। तो क्या करेंगे आप, जो क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा तो पहले उस पर विचार करेंगे, तुरंत आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बच्चों में होता क्या है कि वो पेपर जैसे सामने आया उसके ऊपर टूट के पड़ जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, पहले ध्यान से उसको पढ़ना है, अच्छे से देखना है और फिर ही करना है। तो होता क्या है उसमें, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लग रहा है खूब आप पढ़ के गए, फिर आपको नहीं आ रहा तो दिमाग में आता है कि मुझे तो नहीं आता लेकिन बाकी सबको आता है, इसलिए मैं पिछड़ जाऊंगा, बाकी सिलेक्शन हो जाएगा लोगों का। ऐसा कभी नहीं सोचें। हो सकता है आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हो तो कुछ एक स्टूडेंट तो हों उनको आता हो, बाकी कभी ये मत सोचना कि जो आपको नहीं आ रहा वो बाकी को आ रहा होगा, उनको भी नहीं आ रहा।
बहुत मेहनत करने पर यदि ऐसा ख्याल आ रहा हो तो। हालांकि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो, मोटिवेशन वीडियो अपना लेके आएंगे भविष्य में। ज़्यादा बातें मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि अपना टॉपिक है, ये पीछे छूट जाएगा। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जो होगा सो देखा जाएगा, बस बात इतनी है। बाकी एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करो, नहीं होता है, एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुलता है, दूसरा बंद होता है, तीसरा खुलता है। बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, मैं आगे जो टॉपिक है अपना उसकी शुरुआत करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर, जो पादप प्रवर्धन चल रहा था हमारा, उसमें अगली जो टेक्निक है, ये न्यू टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की, जैव तकनीकी की नई विधि है पादप उत्तक संवर्धन। शुरू में बीज से होता था, आप जानते हैं अच्छे से, उसके कुछ लाभ थे, कुछ हानि थी। पर यदि उसके सारे लाभ होते तो आप जानते हो कि आगे की जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड है उसकी क्या आवश्यकता पड़ती, कुछ ना कुछ हानियाँ होंगी, ये आप भी जानते हो। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है उसका विकास हुआ, कटिंग का हुआ, लेयरिंग का हुआ। इनमें भी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि सभी में ही जो है, सारे ही जो मेथड है उनमें सब में लाभ बराबर होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे विकास होता गया, एक मेथड आया, उसके कुछ लाभ थे, कुछ हानियाँ थी, पर उसकी जो हानियाँ थी वो पच नहीं पाई। तो इंसान ने उसके आगे बढ़ना शुरू किया कि इसका लाभ कहाँ खोजा जाए, तो दूसरी विधि आई, फिर तीसरी विधि आई। ऐसे आते आते ये एक विधि है, नई विधि है पादप उत्तक संवर्धन, जिसकी हम थोड़ी बहुत चर्चा शुरू में करे भी थे। इसमें क्या होता है कि जो नाम से स्पष्ट है, पादप उत्तक संवर्धन। संवर्धन का मतलब कल्चर, कल्चर का मतलब कृत्रिम माध्यम, कृत्रिम माध्यम। टिश्यू यानी उत्तक, पादप यानी पौधा। तो हम इस टेक्निक को समझने का प्रयास करें, अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये है क्या। हम जानते हैं कि जो मिट्टी होती है वो मिट्टी क्या काम करती है, एक पौधे को दो चीज़ प्रोवाइड करती है। एक तो प्रोवाइड करती है वो सारा, पौधे को सारा प्रदान करती है। एक पौधे को वो न्यूट्रिएंट्स और जल प्रोवाइड करती है। तो मुझे बताओ कि यदि ये चीज़ें जो पौधे को मिट्टी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि जो मिट्टी है एक तरीके से एक बीज के लिए माँ के समान है। एक बीज का गर्भ मिट्टी में ही होता है, तो वो एक माँ है। तो वो माँ यदि हम कृत्रिम तरीके से तैयार करते हैं, कुछ ऐसा समझो कि एक बच्चा है, इस बच्चे का पालन पोषण कौन करती है, माँ करती है। तो जो चीज माँ के माध्यम से इस बच्चे को किसी दूसरी चीज से मिल जाए, तो जो मोह एक बच्चे का एक माँ में था वो मोह इतना नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोई कारण था मोह का कि ये माँ इसका पालन पोषण करती है। लेकिन ये जो पालन पोषण माँ कर रही है वो ही किसी दूसरे माध्यम से कर दिया जाए, तो बच्चा इतना ज़्यादा डिपेंड इस पर नहीं रहेगा, इतनी ज़्यादा याद नहीं आएगी। मानो माँ का दूध पिलाना, उसकी जगह आप दूध ही दे दिए उसके मुंह में, तो माँ के दूध की याद नहीं आएगी। पालन पोषण करने के लिए दूसरे तरीके से उसको खिलाने लग गए, समझाने लग गए, बहलाने लग गए, तो हो सकता है कि माँ को भूला जा सकता है। संभव तो नहीं है, पर एक हद तक भूला जा सकता है। तो वैसे जो मृदा होती है ना, वो माँ का काम करती है। और जो आपका बीज होता है, जो भी प्लांट, भाई यहाँ बीज का मतलब मैं सिर्फ बीज से नहीं ले रहा हूँ, प्लांट पार्ट से ले रहा हूँ। जो प्लांट पार्ट है वो क्या होता है, इसका बच्चा होता है, किसका, मृदा का। तो ये मृदा एक कोक का काम करती है, गर्भ का काम करती है। तो ये गर्भ यदि हम दूसरे माध्यम से इसको प्रोवाइड कर दें पौधे को, तो क्या पौधा नहीं पनपेगा, पनप सकता है। तो ऐसा ही कुछ टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम करेंगे कि कृत्रिम माध्यम हम तैयार कर देंगे, यानी जो माँ है वो कृत्रिम तरीके से तैयार कर देंगे पौधे के लिए, और नया पौधे का जन्म हो जाएगा। तो टिश्यू कल्चर में करते क्या है, जरा आप ध्यान देंगे। पादप उत्तक संवर्धन में जैसे ये एक पौधा है, इस पौधे में ये पार्ट छोटा सा ले लिया,
ये पार्ट यहाँ से, इस पार्ट को लेके, हालांकि इतना पार्ट बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा पार्ट ले सकते हैं, उत्तक भी ले सकते हैं, कोशिका भी ले सकते हैं, छोटे से छोटा पार्ट भी इसमें ले सकते हैं और उसके द्वारा नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये पार्ट ले लिया, इसको ले लिया, यहाँ से अलग कर लेंगे। मान लो कि ये पार्ट ये आ गया। फिर क्या करते हैं कि एक माध्यम होता है, ये लैब में आपने कभी देखा हो, तो ये होती है पेट्री डिश, इसको बोलते हैं पेट्री डिश। इसके अंदर दो चीज़ें ऐड करी जाती हैं, दो चीज़ें ऐड करी जाती हैं। एक तो किया जाता है इसमें न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, और इसमें करे जाते हैं PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये भी दो होते हैं इसमें, एक तो होता है ऑक्सिन और एक होता है साइटोकाइनिन। दोनों का उपयोग है। होगा क्या है कि एक जो चीज़ है इसमें होता है अगार अगार माध्यम, अगार अगार माध्यम। ये जो चीज़ें हैं PGR और कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इनको ठोस बनाने के लिए अगार अगार माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसको उपयोग में लेते हैं। और ये अगार अगार समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है और कृत्रिम भी बनाया जाता है, समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो इंग्लिश का एक वर्ड होता है मीडियम, मीडियम का मतलब होता है माध्यम, और एक शब्द होता है मीडिया, मीडिया MEDIA। ये क्या है कि मीडियम का ही बहुवचन होता है, यानी मीडियम क्या है, एक वचन, एक चीज़ है, और मीडिया का मतलब बहुवचन, बहुत सारी चीज़। तो क्या क्या हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए, PGR हो गया, अगार अगार हो गया, तो ये बहुवचन हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, मीडिया या माध्यम। ये इसमें तैयार किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखना कि ये जो प्लांट पार्ट है जो कि यहाँ से लिया गया है, इसको यहाँ से अलग करने के बाद जब इसको अलग कर लेते हैं तो इसको एक नाम से जानते हैं, वो बोलते हैं इसको एक्सप्लांट या कर्तोतक। जो कि हम नया पादप तैयार करने के लिए किसी भाग को हम लेके आए, वो ये भाग, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लांट या कर्तोतक। शर्त ये होती है कि ये जो प्लांट पार्ट है ये क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। तो इसको हम स्वस्थ लेंगे और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे किसी पौधे में रोग या कीट का आक्रमण हो गया हो, मान लो कि इस पे जीवाणु का हो गया, फंगस का हो गया और वायरस का अटैक हो गया, तो हमें पता है कि इन दोनों का इलाज तो अपन कर देते हैं केमिकल के माध्यम से, पर इसका इलाज नहीं हो सकता वायरस का, ये खुद ही अपने आप होगा तो होगा, नहीं तो फिर इन्फेक्टेड हो ही जाएगा। तो होता क्या है कि जो पौधा होता है ना, उस पौधे में यदि वायरस का अटैक हो गया है तो पौधे की यदि वृद्धि होती जा रही है बार बार, तब तो जो ऊपर वाला ये भाग है ना, ये ऊपर वाला भाग टिप वाला, उसमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही जहाँ तक पहुँचा फिर पौधा आगे बढ़ गया तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, बाकी होगा तो खुद ही खत्म होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये बिल्कुल ही शुद्ध प्राप्त हो, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो, जीवाणु फंगस वगैरह नहीं लगे हुए, तो हम टिप वाला भाग लेंगे। होगा क्या कि इसमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं मिलेगा। एक बात, फिर अब इसको क्या करेंगे, ये जो पार्ट हमने लिया है इस पार्ट को इसमें स्थापित कर देंगे, यहाँ स्थापित कर दिया। और ये कहाँ होगा सारा काम, ये सारा काम होगा जो टिश्यू कल्चर लैब है, ये सारा काम टिश्यू कल्चर लैब में होगा। ये प्लांट पार्ट लेके आ गए, यहाँ स्थापित कर दिया अपन ने, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो आपका पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। एक तो न्यूट्रिएंट्स, PGR, अगार अगार मीडियम।
तो ये अगार अगार मीडियम क्या है कि ये न्यूट्रिएंट्स और पीजीआर जो लिक्विड फॉर्म में थे उसको यहाँ क्या करते हैं, ठोस रूप प्रोवाइड करने में काम में आते हैं। तो इनमें से हम क्या लेते हैं, पोषक तत्वों को हो गए, पौधे को जरूरी है। एक ले लिए ऑक्सीजन, एक साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, काम आएगा। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक तो इसमें रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि रूट्स डेवलपमेंट हो, और ऊपर की तरफ शूट्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो रूट और शूट दोनों के विकास के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन डालते हैं। तो होगा क्या है कि साइटोकाइनिन क्या करता है इसके अंदर, ये करता है आपका जो शूट होती हैं यानी पौधे का ऊपर वाला भाग, इसको प्रमोट करता है, शूट को बढ़ाता है, प्रमोट करता है। कौन, साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन जो होता है ये क्या करता है, रूट्स को प्रमोट करता है, यानी रूट्स निकलाएंगे इसमें, और साइटोकाइनिन शूट्स निकलाएंगे। तो ये दोनों इसको प्रमोट करते हैं। मान लो कि यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और साइटोकाइनिन की मात्रा कम है, तब तो क्या होगा, रूट्स का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और यदि साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो शूट का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और यदि दोनों की मात्रा बराबर है तो रूट भी हो सकता है, शूट भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस जो चीज़ है आपकी, ये जितनी भी अपन डिस्कस करिए, इनको बोलते हैं कल्चर मीडिया। मीडिया तो है ये, लेकिन कौन सा, कल्चर। कल्चर यानी कृत्रिम माध्यम हमने तैयार किया है। यानी कि जिस प्रकार से एक बच्चे को माँ अपने कोख में रखती है, तो वो एक प्राकृतिक विधि है। तो वो जो चीज़ एक बच्चे को एक माँ देती है, वही माध्यम यदि कुछ दूसरे तरीके से तैयार कर दें तो माँ की पूर्ति की जा सकती है, ऐसा यहाँ कुछ कहा गया है। तो इस विधि में जो ये प्लांट पार्ट जो हमने लिया है यहाँ से, एक्स प्लांट, एक बार पहले भी अपन इसका डिस्कस कर चुके हैं। या एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपायर, यानी कोई चीज़ है जो अपने मूल स्वरूप से, यानी पहले जिससे जुड़ी हुई थी उससे अलग हो गई। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक्स वाइफ हो गया, एक्स हस्बैंड हो गया। तो ये ऐसे शब्द हैं कि एक्स वाइफ का मतलब वाइफ है एक की, लेकिन अब वो उससे अलग हो गई है, यानी पहले वाले की नहीं रही, एक से अलग हो गई, तो वो क्या हो गई, एक्स वाइफ। वैसे ही एक पौधा है, इस पौधे से ये भाग अलग कर लिया, तो अब क्या हो गया, ये एक्स प्लांट, यानी प्लांट था पहले, अब क्या हो गया, ये एक्स प्लांट। इस एक्स प्लांट को लेके यहाँ इसमें कल्चर मीडिया में रखेंगे, फिर इसमें रूट और शूट डेवलप हो जाएंगे। अब उसके बाद आप देखना कि क्या हम करेंगे। उसके बाद इसको एक तो जो टिश्यू कल्चर लैब है, टिश्यू कल्चर लैब, इस टिश्यू कल्चर लैब में क्या किया गया, हमने इसको तैयार किया गया। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा, वो अगला स्टेप होता है इसकी हार्डनिंग। हार्डनिंग किसको बोलते हैं, हार्ड यानी कठोर होता है, वैसे कि मजबूत करना। जैसे बच्चा हो गया तो माँ क्या करती है, उसको तैयार करती है, मजबूत करती है कि आगे जाके कोई भी कठिनाई आए तो वो उसको झेल पाए। तो वैसे क्या किया जाता है, ये पौधा हमने लैब में तैयार किया है। वहाँ क्या होता है, जो एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल है। अभी घर के अंदर ही माँ के पास ही, यदि ऐसा कुछ समझें इसको कि पहले माँ के पास गर्भ में होता है बच्चा, तो आप अधिकांश तो देखते हैं कि गर्भ के अंदर बहुत कम चांस होते हैं कि बच्चा इन्फेक्टेड हो और उसके कोई रोग हो। बच्चा स्वस्थ ही बहुत शुद्ध तरीके से बाहर आता है, कोई विशेष कंडीशन नहीं हो माँ के अंदर, तो वहाँ उसकी सुरक्षा अच्छी होती है। पर बाहर आते ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को तुरंत कह दिया गया कि ये 4 व्हीलर ले और दौड़ा इसको मार्केट में जाके, ऐसा संभव है पैदा होते, नहीं हो सकता। अभी उसको हार्ड करना ज़रूरी है, उसको तैयार करना ज़रूरी है। तो माँ अपने पास रखती है, एक एक चीज़ का ध्यान रखती है उसका। तो वैसा ही क्या है कि इसको बच्चा समझ के फिर क्या किया जाता है, इसको ले जाया जाता है हार्डनिंग के लिए। और ये हार्डनिंग जो होती है आपकी, ये होती है ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस में होती है। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, वो अपने कंट्रोल में होता है, अपने अनुसार होता है। तो वहाँ इसकी हार्डनिंग करी जाती है। फिर इसको और ज़्यादा ये मजबूत हो जाए, उसके लिए इसको फिर नर्सरी में उगाया जाता है। नर्सरी में कुछ इसको तैयार किया जाता है, क्योंकि नर्सरी में होता क्या है, एक छोटा क्षेत्र होता है तो उसका मैनेजमेंट करना आसान होता है बड़े क्षेत्र की बजाय। तो इसको नर्सरी में फिर तैयार किया जाता है। उसके बाद लास्ट में जब ये इतना पक चुका है, यानी तैयार हो चुका, इसकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी, जैसे एक बच्चे की होती है, पूरी ट्रेनिंग हो चुकी, उसके बाद इसको स्थापित किया जाता है कहाँ, खेत में।
अब पौधा तैयार होगा, ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन। अब इस विधि में क्या किया जाता है कि कुछ उदाहरण हैं कि खास करके क्या किया जाता है इसमें। जो उदाहरण है आपके एग्जाम्पल, एक तो है केला, केले का प्रवर्धन होता है इसके द्वारा। इसके अलावा पपीता, इसके अलावा ऑर्किड, ऑर्किड इसको शाही फूल भी बोलते हैं, शाही फूल। तो इनका प्रवर्धन खास करके इंडिया में टिश्यू कल्चर के द्वारा किया जाता है। अब जो टिश्यू कल्चर है, उस टिश्यू कल्चर की राजस्थान में 3 लेबोरेटरी हैं। टिश्यू कल्चर की राजस्थान में 3 लेबोरेटरी हैं। पहली गंगानगर, ये लेबोरेटरी की बात कर रहा हूँ मैं, लैब की, टिश्यू कल्चर लैब। एक तो है गंगानगर में, एक है हनुमानगढ़ में, ठीक है, और एक है आपकी जोधपुर में। यहां जो किया जाता है गंगानगर में, वो आपका किन्नौ और माल्टा टिश्यू कल्चर के द्वारा इनका प्रवर्धन किया जाता है। हनुमानगढ़ की यदि बात करें तो संतरा का, आप जानते हैं इसका प्रवर्धन। और जोधपुर जो है, ये टिश्यू कल्चर लैब सबसे सफलतम मानी जाती है, और यहाँ जो प्रवर्धन होता है वो खजूर का होता है। तो पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे ज़्यादा टिश्यू कल्चर के द्वारा क्या पैदा किया जाता है? खजूर। तो इस तरीके से यदि देखें, अच्छा इसमें एक टर्म और रह गई टिश्यू कल्चर में, उसको भी आप देखें, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसका मतलब क्या होता है। वो होता है टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण सख्तता। होता क्या है? कुछ भी नहीं, ये एक एबिलिटी होती है, एक पौधे के भाग की, किसी भी प्लांट पार्ट की एबिलिटी या गुण होता है। कौन सा गुण? किसी भी पौधे का एक छोटा सा पार्ट ले लिया जाए, उस पार्ट में एक पूरा पौधा छुपा रहता है। यानी बीज हम लेते हैं तो बीज तो होता छोटा सा है, लेकिन उसी बीज में क्या होता है? पूरा पौधा छुपा रहता है। तो पौधे का कोई भी भाग जिसमें एक पूरा पौधा बनने का गुण या एबिलिटी पाई जाती है, यानी पौधे के छोटे से भाग में, उस छोटे से भाग से पूरा पौधे बनने की जो गुण पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है, उस गुण को या उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी बोलते हैं, पूर्ण सख्तता इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ? पादप उत्तक संवर्धन समाप्त हुआ। इसके आगे जो मेथड आता है आपका, वो आता है ग्राफ्टेज। ग्राफ्टेज, ग्राफ्टेज देखो, ये जो है ग्राफ्टेज, ये एक तो ग्राफ्टिंग और एक बडिंग। थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे पहले ही। उपरोपण इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको कलिकायन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उपरोपण प्रबंधन। तो यहां से यदि देखें तो जो बडिंग और ग्राफ्टिंग है, दोनों क्रियाओं को एक साथ क्या बोला जाता है? तो इसलिए जो ग्राफ्टेज होता है, उस ग्राफ्टेज में ये दोनों विधियां हैं, ग्राफ्टिंग और बडिंग। तो दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता ये है कि सायन प्लस रूट स्टॉक या मूल वृंत, सायन और मूल वृंत के अटैचमेंट से जो नया पौधा तैयार होता है, उसको ही क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग भी और बडिंग भी। अंतर क्या है? थोड़ा सा है, वो ये है कि जो सायन है, वो सायन ग्राफ्टिंग में अलग लिया जाता है, या क्या लिया जाएगा इसमें? तो शाखा काम में लेंगे, शाखा काम में ले लेंगे।
और इसमें क्या लेते हैं, कलिका। तो जो साइन के रूप में बडिंग में तो कलिका काम में लेंगे और ग्राफ्टिंग में शाखा काम में लेंगे, ये इनमें अंतर है। बाकी इनका कुछ डिटेल है, हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ ध्यान दें कि बहुत सारी इसकी जो है ग्राफ्टिंग की विधियाँ हैं, तो उसमें एक एग्जाम्पल काफ़ी जगह आ रहा है। जैसे अमरूद है तो कई जगह उसका नाम आ रहा है, तो आप घबराएं नहीं कि एक ही जो फल है उसके कई प्रवर्धन करने की विधियाँ हैं। तो एग्जाम में हम क्या करें, तो अपन जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं ना, वो क्या है, वो तो सिर्फ विधियाँ हैं कि ये विधि इस फल में करी जा सकती है। बाकी जो एग्जाम में आता है वो पूछा जाएगा कि कॉमर्शियली प्रोपोगेशन, व्यापारिक दृष्टि से कौन सा किया जाता है, तो वो एक अलग बात है, उसकी बात हम अलग करेंगे कि व्यापारिक दृष्टि से कौन सा अच्छा सिद्ध है। अब भाई बहुत सारी विधियाँ हैं, तो उनमें सबसे बेस्ट कौन सी है ये भी देखा जाएगा ना, तो व्यापारिक दृष्टि से कौन सी अच्छी है उसकी अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतनी बात हो रही है कि किस किस फसल के लिए कौन कौन सी जो है प्रवर्धन की विधि है या किया जा सकता है। तो यहाँ से अपन जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, उपरोपण प्रबंधन या ग्राफ्टिंग और बडिंग की जो भी विधियाँ बच गई उनके संबंध में अध्ययन करेंगे। और ठीक है, आप इसकी तैयारी करते रहें, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अन्य स्टूडेंटों का भी हित हो सके शेयर करें, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आपके मन में नीचे कमेंट ज़रूर करें। और यदि इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।